के इन 50 प्रश्नों के माध्यम से सामान्य ज्ञान के हर महत्वपूर्ण टॉपिक को कंप्लीट किया गया है। तो इन 50 क्वेश्चंस में से आज आपका टारगेट 20 से 23 का होना चाहिए। अगर 20 से 23 का आपका टारगेट यहाँ पर हो जाता है तो परीक्षा हॉल में आप बहुत ही शानदार परफॉर्मेंस करोगे। तो पहला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर है कि भारत को कितने देशों की सीमा स्पर्श करती है। तो ऐसे कौन कौन से देश हैं जिनकी सीमाएं भारत के साथ लगी हुई। आप सभी को पता है कि बांग्लादेश भी भारत का पड़ोसी देश है, पाकिस्तान भी है, चीन भी है, नेपाल भी है, म्यांमार भी है और अफगानिस्तान भी है। तो ये 7 ऐसे देश हैं जो भारत की सीमा को साथियों टच करते हैं, इसलिए आंसर आपका किस ऑप्शन के साथ जाएगा? ऑप्शन नंबर सी के साथ जाएगा। तो अगर आपका उत्तर यहाँ पर सी जा रहा है तो बिल्कुल करेक्ट भाई, बहुत बढ़िया, वेरी गुड क्लास। उसके बाद देखिए कि बाबा भाई यानी कि दादा भाई यहाँ पर होना चाहिए, दादा भाई नौरोजी को ब्रिटिश पार्लियामेंट के लिए कब चुना गया था? बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आपके स्क्रीन पर बताने की कोशिश कीजिए। तो यहाँ पर आपको ध्यान रखना है 1892 में साथियों चुना गया था दादा भाई नौरोजी को ब्रिटिश पार्लियामेंट के लिए। नेक्स्ट नंबर का प्रश्न है कि विश्व का सबसे बड़ा महाद्वीप कौन सा है, आपसे पूछा जा रहा है। तो यहाँ पर अगर बात करें साथियों, आप लोग याद रखेंगे कि विश्व के कितने महाद्वीप हैं? तो साथियों 7 महाद्वीप हैं। कौन कौन से? एशिया महाद्वीप, अफ्रीका महाद्वीप, उत्तरी अमेरिका महाद्वीप और दक्षिणी अमेरिका महाद्वीप, अंटार्कटिका महाद्वीप, यूरोप महाद्वीप और ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप। लेकिन यहाँ पर आपसे पूछा जा रहा है कि विश्व का सबसे बड़ा महाद्वीप कौन सा है? तो अपना एशिया महाद्वीप, यानी कि जहां पर भारत है जिस महाद्वीप में, एशिया महाद्वीप में, वही महाद्वीप साथियों सबसे बड़ा है, ये आपको ध्यान रखना है। चलिए, अगर बात करें जनसंख्या के हिसाब से भी ये सबसे बड़ा है और क्षेत्रफल के हिसाब से भी सबसे बड़ा है। सबसे छोटा कौन सा है? ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप सबसे छोटा है। उसके बाद देखिए अगला प्रश्न है कि भारतीय संविधान में दल बदल कानून कौन सी अनुसूची में दर्शाया गया है? तो बताइए भाई। तो दल बदल कानून साथियों कौन सी अनुसूची में दर्शाया गया है? 10वीं अनुसूची में दर्शाया गया है। इसलिए अगर आपका आंसर यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी के साथ है तो बिल्कुल करेक्ट है। उसके बाद देखिए एशिया का नोबेल पुरस्कार किसे कहा जाता है? बताने की कोशिश कीजिएगा आप सभी लोग, बताइए। चलिए, तो यहाँ पर आप लोग सबसे पहली बात आप लोग ध्यान रखेंगे कि एशिया का नोबेल पुरस्कार रमन मैग्सेसे पुरस्कार को दिया जाता है। फिलीपींस के जो एक पूर्व राष्ट्रपति थे जिनका नाम था रमन मैग्सेसे, इनकी याद में ही रमन मैग्सेसे पुरस्कार दिया जाता है और इसको ही साथियों एशिया का नोबेल पुरस्कार कहा जाता है। आंसर जिनको ऑप्शन नंबर बी है तो बिल्कुल करेक्ट है। उसके बाद देखिए उत्तर प्रदेश में लॉयन सफारी कहां पर स्थित है? कई बार क्वेश्चन में आपको ये करवा चुका हूं। तो लॉयन सफारी साथियों कहां पर स्थित है? उत्तर प्रदेश में स्थित है, पहली बात आपको ध्यान रखना है। अब उत्तर प्रदेश के कहां पर स्थित है? तो उत्तर प्रदेश के इटावा में स्थित है लॉयन सफारी पार्क, आपको ध्यान रखना है। और एक मैं आपको बता दूं कि हाथी सफारी पार्क कहां पर स्थित है? ये भी इटावा में ही स्थित है हाथी सफारी पार्क। अब उसके बाद देखिए कि मौसम संबंधी घटनाएं वायुमंडल की किस परत में होती है? देखिए वायुमंडल की कई सारी परतें हैं, मैं आपको बता दूं। मान लीजिए ये क्या है? ये पृथ्वी है। अब इसके ऊपर एक परत है साथियों शोभ मंडल कहलाती है, उसके ऊपर एक परत है साथियों समताप मंडल कहलाती है, उसके ऊपर एक परत है साथियों वो आपकी मध्यम मंडल कहलाती है और उसके ऊपर भी एक परत है और उसके ऊपर भी एक परत है साथियों, ठीक है। चौथे नंबर पे आपको ध्यान रखना है साथियों कौन सी परत है? आयन मंडल है और 5वें नंबर पर वायुमंडल है। तो आपसे ये पूछा जा रहा है कि जो मौसम संबंधी घटनाएं है, तो मौसम संबंधी घटनाएं तो साथियों जो पृथ्वी से बिल्कुल लगी हुई परत है, यानी कि सबसे निचली परत जो वायुमंडल की, यहीं पर मौसम संबंधी घटनाएं होंगी। तो ये कौन सी परत मैंने आपको बताई थी? शोभ मंडल बताई थी। इसलिए आंसर आपका जो जाएगा वो ऑप्शन नंबर ए के साथ जाएगा। जस्ट इसके ऊपर वाली परत साथियों समताप मंडल कहलाती है, यानी कि जो समान ताप वाले, यहाँ पर कोई भी किसी प्रकार की मौसम संबंधी घटनाएं नहीं घटित होती हैं। तो जब मौसम संबंधी आंधी तूफान वगैरह इसमें नहीं आते तो इसी में ही वायुयान जो है वो चलाया जाता है। प्रश्न आपसे ये पूछा जाता है कि वायुयान किस परत में चलाया जाता है वायुमंडल की? तो साथियों समताप मंडल परत में वायुयान चलाया जाता है, ये आपको ध्यान रखना है। उसके बाद देखेंगे अगले नंबर का प्रश्न जो कि आपके स्क्रीन पर है, बताने की कोशिश कीजिए कि अटल भूजल योजना हाल ही में सुर्खियों में रही, इसका शुभारंभ कब किया गया? आपसे पूछा जा रहा है, बताने की कोशिश करेंगे। चलिए, तो साथियों 25 दिसंबर 2019 को इसका क्या किया गया? शुभारंभ किया गया, आपको ध्यान रखने। आंसर आपका ऑप्शन नंबर बी के साथ जाएगा। अब उसके बाद देखिए अगले नंबर का प्रश्न है जो कि आपकी स्क्रीन पर है। पूछा जा रहा है कि भारत और चीन को कौन सी रेखा अलग करती है? तो भारत और चीन को तो साथियों मैकमोहन रेखा अलग करती है। आपका आंसर ऑप्शन नंबर बी के साथ जा रहा है जो कि बिल्कुल करेक्ट है। भारत और पाकिस्तान को रेडक्लिफ रेखा अलग करती है
और भारत और अफगानिस्तान को डोरंड रेखा अलग करती है, ये आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट नंबर का क्वेश्चन देखिए, गरीबी हटाओ का नारा किस पंचवर्षीय योजना के तहत दिया गया था? तो गरीबी हटाओ का नारा साथियों कौन सी पंचवर्षीय योजना के तहत दिया गया था? पांचवी पंचवर्षीय योजना के तहत दिया गया था, ये आपको ध्यान रखना है। अगर बात करें साथियों, यहाँ पर पहली पंचवर्षीय योजना में किस पर जोर दिया गया था? कृषि पर जोर दिया गया था। और दूसरी पंचवर्षीय योजना में औद्योगिक के विकास पर जोर दिया गया था। ये दो बातें भी आप लोग ध्यान रखेंगे। यूरिया का रासायनिक सूत्र आपसे पूछा जा रहा है, तो यूरिया का रासायनिक सूत्र इसमें से कौन सा हो जाएगा साथियों? मैं आपको बता देता हूँ, NH2 हो जाएगा। NH2 हो जाएगा, ब्रैकेट ऑफ हो जाएगा, फिर आपका 2 और ये आपका हो जाएगा। तो इस प्रकार से कहां पर लिखा हुआ नजर आ रहा है? ऑप्शन नंबर बी में लिखा हुआ नजर आ रहा है और यही आपका राइट आंसर। उसके बाद देखिए कि एकमात्र कांग्रेस का अधिवेशन जिसकी अध्यक्षता महात्मा गांधी जी के द्वारा की गई थी। तो परीक्षा में साथियों बहुत बार ये प्रश्न पूछा जा चुका है, वो एकमात्र ऐसा अधिवेशन कौन सा था जिसकी अध्यक्षता महात्मा गांधी ने की थी? तो 1924 में अधिवेशन हुआ था, बेलगांव अधिवेशन, जिसकी अध्यक्षता किसके द्वारा की गई थी? महात्मा गांधी जी के द्वारा की गई थी, ये आपको ध्यान रखना है। उसके बाद देखिए अगले नंबर का प्रश्न के भारत में कुल सड़कों की लंबाई का कितना प्रतिशत राष्ट्रीय राजमार्ग है? बताइए, बहुत कम प्रतिशत है। भारत में जितनी भी सड़कें हैं इसका लगभग 1.7% जो है साथियों यह राष्ट्रीय राजमार्ग है, इसलिए आपका आंसर जो है वो यहाँ पर किसके साथ जाएगा? ऑप्शन नंबर सी के साथ जाएगा। नेक्स्ट नंबर का प्रश्न आपकी स्क्रीन पर पूछा जा रहा है कि भारत की पहली महिला लोकसभा की अध्यक्ष कौन रही थी? चलिए, तो भारत की पहली महिला लोकसभा की अध्यक्ष साथियों कौन रही थी? आपको ध्यान रखना है, श्रीमती मीरा कुमारी रही थी। कौन रही थी? श्रीमती मीरा कुमारी रही थी, जिनका भी आंसर यहाँ पर बी के साथ है, तो बिल्कुल करेक्ट है। उत्तर प्रदेश में पहली वन नीति कब लागू की गई आपसे पूछा जा रहा है, बताने की कोशिश कीजिए, बताइए। तो यूपी में जो पहली वन नीति लागू की गई है 1952 में लागू की गई थी, ये आपको ध्यान रखना है। 1954 की अगर बात करें, एक योजना चलाई गई चकबंदी योजना, पूछा जाता है कब चलाई गई, तो 1954 में चलाई गई। और 1952 में साथियों कौन सी योजना चलाई गई? योजना नहीं बल्कि किसकी, उत्तर प्रदेश में क्या चीज लाई गई? तो वन नीति लाई गई, ये आपको ध्यान रखना है। चलिए, उसके बाद देखेंगे अगले नंबर का प्रश्न आपकी स्क्रीन पर है कि भारत में सिंचाई का प्रमुख साधन है, तो भारत में सिंचाई साथियों किसके माध्यम से की जाती है? किसके माध्यम से की जाती है? तो कुओं के माध्यम से की जाती है और नलकूप के माध्यम से की जाती है, इसलिए आंसर आपका जो जाएगा वो ऑप्शन नंबर डी के साथ जाएगा। ठीक है, सबसे ज्यादा आजकल इसी के द्वारा की जा रही है, नलकूप के द्वारा। भारत के प्रथम वायसराय कौन थे? आपसे यहाँ पर प्रश्न पूछा जा रहा है, इसलिए आपका राइट आंसर यहाँ पर साथियों क्या हो सकता है, जल्दी से बताने की कोशिश करेंगे। एक बार आप सभी लोग भाई क्लास को लाइक करके क्लास को एक बार शेयर अवश्य कर देंगे, तो फटाफट भाई क्लास को एक बार शेयर कर दीजिए आप सभी लोग। तो उम्मीद करता हूं भाई क्लास को आप सभी लोग शेयर कर रहे होंगे। अगला प्रश्न आपके सामने है कि भारत के पहले वायसराय कौन थे? तो भारत के पहले वायसराय कौन थे? लॉर्ड कैनिंग थे, आपको ध्यान रखना है, इसलिए आंसर आपका ऑप्शन नंबर बी के साथ जाएगा। उसके बाद देखिए सार्क का मुख्यालय कहां पर स्थित है? सार्क का हेडक्वार्टर कहां पर स्थित है? अगर यहाँ पर बात करें साथियों सार्क की स्थापना कब हुई थी, तो 8 दिसंबर 1985 को सार्क की स्थापना ढाका में हुई थी। ठीक है, सार्क के अगर मुख्यालय की बात करें तो नेपाल के काठमांडू में सार्क का मुख्यालय है, ये आपको ध्यान रखना है। तो जो लोग भी यहाँ पर ऑप्शन नंबर सी के साथ हैं तो बिल्कुल करेक्ट है। उसके बाद देखिए भारत का पहला राष्ट्रीय उद्यान कौन सा था? भारत का पहला राष्ट्रीय उद्यान साथियों काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान, गिर वन्यजीव अभ्यारण्य, कान्हा राष्ट्रीय अभ्यान या जिम कॉर्बेट राष्ट्रीय उद्यान। तो यहाँ पर आपको ध्यान रखना है, भारत का पहला राष्ट्रीय उद्यान साथियों 1936 में, जिसको हम लोग क्या किस नाम से जानते थे? हैली नेशनल पार्क के नाम से जानते थे, और अब इसको क्या कहा जाता है? जिम कॉर्बेट राष्ट्रीय उद्यान कहा जाता है। तो जिम कॉर्बेट राष्ट्रीय उद्यान कौन से ऑप्शन में है? ऑप्शन नंबर डी में, इसलिए आंसर आपका ऑप्शन नंबर डी के साथ जाएगा। पूछे ये कहां पर स्थित है, तो साथियों ये उत्तराखंड में स्थित है, ये भी आपको ध्यान रखना है। उसके बाद देखिए कि निम्नलिखित में से कौन सा सुमेलित नहीं है, तो कौन सा साथियों इसमें से सुमेलित नहीं है, ये आपसे पूछा जा रहा है, बताइए। चलिए देखिए यहाँ पर अगर हम लोग बात करें, आपको पहली बात ध्यान रखना है कि कालीघाट मंदिर कहाँ पर है, तो पश्चिम बंगाल में है। गोमतेश्वर मंदिर कहाँ पर है? कर्नाटक में है। बृहदेश्वर मंदिर कहाँ पर है? तमिलनाडु में है। लेकिन अगर बात करें तो अक्षरधाम मंदिर महाराष्ट्र में नहीं है। ये कहाँ पर स्थित है साथियों? ये दिल्ली में स्थित है, ये आपको ध्यान रखना है, इसलिए आंसर आपका अगर ऑप्शन नंबर ए है तो बिल्कुल करेक्ट है। उसके बाद देखिए आटाकामा मरुस्थल कहाँ पर स्थित है? आटाकामा मरुस्थल साथियों कहाँ पर स्थित है? तो दक्षिणी अमेरिका में स्थित है, ये आपको ध्यान रखना है। आंसर आपका इसलिए ऑप्शन नंबर सी के साथ जाएगा, और जिनका आंसर यहाँ पर सी है तो बिल्कुल करेक्ट है भाई, बहुत बढ़िया, वेरी गुड क्लास। उसके बाद देखेंगे अगले नंबर का प्रश्न जो कि आपकी स्क्रीन पर है कि भारत की पहली
संपूर्ण जनगणना कब की गई थी? तो यहाँ पर साथियों आपसे ध्यान दीजिएगा, संपूर्ण जनगणना की बात चल रही है, अर्थात नियमित जनगणना की बात चल रही है। तो जो पहली नियमित जनगणना अर्थात संपूर्ण जनगणना हुई थी वो 1881 में हुई थी। किसके कार्यकाल में हुई थी? तो लॉर्ड रिपन के कार्यकाल में हुई थी। ये आपको दो बातें आप लोग ध्यान रखेंगे। उसके अलावा अगर बात करें साथियों, पूछा जाए कि भारत में पहली जनगणना कब की गई थी? तो 1872 में की गई थी। किसके कार्यकाल में की गई थी? तो लॉर्ड मेयो के कार्यकाल में की गई थी। ये चार बातें आपको ध्यान रखना है। उसके बाद देखिए अगले नंबर का प्रश्न कि पानीपत का तीसरा युद्ध मराठा और किसके बीच लड़ा गया था? तो पहली बात आपको ध्यान रखना है कि पानीपत का तीसरा युद्ध लड़ा कब गया था? तो साथियों 1761 में लड़ा गया था और मराठों और अहमद शाह अब्दाली के बीच लड़ा गया था। ये आपको ध्यान रखना है। तो मराठा और अहमद शाह अब्दाली आपका राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी। अगर आपका उत्तर है तो बिल्कुल करेक्ट है। उसके बाद देखिए कांग्रेस के कौन से अधिवेशन में नरम दल और गरम दल के बीच समझौता हुआ? तो कौन सा अधिवेशन था साथियों कांग्रेस का जिसके बीच नरम दल और गरम दल के बीच समझौता हुआ? तो मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है साथियों, स्टार लगाकर इस क्वेश्चन को आप लोग राइट करेंगे कहीं ना कहीं, या इसको स्टोर करेंगे अपने मस्तिष्क में। अगर बात करें यहाँ पर साथियों कांग्रेस का जो लखनऊ अधिवेशन था, इसमें नरम दल और गरम दल के बीच समझौता हुआ था। ये आपको ध्यान रखना है, जो कि साथियों कब हुआ था? 1916 में हुआ था, 1916 में हुआ था। तो जो लोग भी यहाँ पर हैं ऑप्शन नंबर सी के साथ बिल्कुल करेक्ट है। उत्तर प्रदेश को कुल कितने संभागों में विभाजित किया गया है? अगर साथियों संभाग पूछ लिए जाएं, मंडल पूछ लिए जाएं, सब मंडल पूछ लिए जाएं, तो आपका उत्तर साथियों क्या हो जाना चाहिए? एक ही उत्तर के साथ जाना चाहिए, 18 के साथ। तो उत्तर प्रदेश में कुल कितने संभागों में विभाजित किया गया है? उत्तर प्रदेश में कितने संभाग हैं, या उत्तर प्रदेश को कितने कुल संभागों में विभाजित किया गया है? तो 18 संभागों में विभाजित किया गया है। यह बात आपको ध्यान रखना है। तो जिनका भी आंसर यहाँ पर है ऑप्शन नंबर सी के साथ, तो बिल्कुल करेक्ट है भाई, बहुत बढ़िया, वेरी गुड क्लास। उसके बाद देखिए कि निम्नलिखित में से कौन सा रोग जीवाणु की वजह से नहीं होता है? बताइए। यहाँ पर साथियों आपका राइट आंसर क्या हो सकता है बताने की कोशिश करेंगे आप सभी लोग। काली खांसी, चेचक है, टाइफाइड है या हैजा है? यहाँ पर आपको ध्यान रखना है साथियों, जीवाणु से कौन कौन से रोग होते हैं, ठीक है। जीवाणु से कौन कौन से रोग होते हैं? तो जीवाणु की अगर बात करते हैं, काली खांसी हो जाती है, उसके अलावा टाइफाइड हो जाती है, हैजा हो जाए। लेकिन चेचक की बात करें तो साथियों जीवाणु की वजह से नहीं होता है, ये विषाणु की वजह से होता है। ये आपको ध्यान रखना है। विषाणु को क्या कहा जाता है? सजीव और निर्जीव के बीच की कड़ी कहा जाता है विषाणु को, ये आपको ध्यान रखना है। चलिए, तो जिनका भी आंसर यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी के साथ है तो बिल्कुल करेक्ट है। उसके बाद देखिए कि तंबाकू शोध संस्थान कहाँ पर स्थित है? तो कटक में, शिमला में, देहरादून में या राजमुंदरी में? तो साथियों आपको ध्यान रखना है, तंबाकू शोध संस्थान कहाँ पर स्थित है? आंध्र प्रदेश में स्थित है। और आंध्र प्रदेश के कहाँ पर स्थित है? तो आंध्र प्रदेश के देहरादून में स्थित है। इसलिए जिनका भी आंसर यहाँ पर डी है तो बिल्कुल करेक्ट है। उसके बाद देखिए कि निम्नलिखित में से किसकी अध्यक्षता में कांग्रेस के पहले सत्र का आयोजन किया गया था? तो किसकी अध्यक्षता में कांग्रेस के पहले सत्र का आयोजन किया गया था? आपसे यहाँ पर साथियों प्रश्न पूछा जा रहा है और आपको बताना है कि इस क्वेश्चन का राइट आंसर आपका क्या हो सकता है, बताइए। चलिए फटाफट भाई क्लास को आप सभी लोग लाइक कर दीजिए। जिन लोगों ने क्लास को लाइक ना किया हो, जिन लोगों ने क्लास को शेयर ना किया हो, क्लास को एक बार शेयर भी जरूर कर दें। तो किसकी अध्यक्षता में कांग्रेस के पहले सत्र का आयोजन किया गया था? तो कांग्रेस के पहले सत्र का आयोजन साथियों के जो अध्यक्षता किसकी अध्यक्षता में किया गया था? तो व्योमेश चंद्र बनर्जी के द्वारा किया गया था। ये आपको ध्यान रखना है। तो व्योमेश चंद्र बनर्जी कहां पर है? ऑप्शन नंबर बी में है। जिनका भी आंसर, जो लोग भी ऑप्शन नंबर बी के साथ हैं, बिल्कुल सही है। निम्नलिखित में से कौन इल्तुतमिश का प्रथम उत्तराधिकारी था? आपसे पूछा जा रहा है। तो अगर बात करें रुकनुद्दीन फिरोज की, तो यही साथियों कौन था? इल्तुतमिश का प्रथम उत्तराधिकारी था। आपको ध्यान रखना, इसलिए आंसर ऑप्शन नंबर ए के साथ। दूसरा गोलमेज सम्मेलन के समय ब्रिटिश भारत के इनमें से कौन वायसराय थे? यानी कि जब दूसरा गोलमेज सम्मेलन हुआ साथियों, गोलमेज सम्मेलन की बात करें तो कब से कब तक हुआ, एक बार कमेंट सेक्शन में आप लोग बताइए। अगर दूसरे गोलमेज सम्मेलन की बात करें तो भारत के वायसराय कौन थे? लॉर्ड विलिंगटन थे। ये आपको ध्यान रखना है। इसलिए जिनका भी आंसर यहाँ पर ऑप्शन नंबर ए है तो बिल्कुल करेक्ट है। कई बार बता चुका हूँ, तीनों गोलमेज सम्मेलन साथियों कहाँ पर हुए थे? लंदन में हुए थे। उसके बाद देखिए भारतीय संविधान के अनुच्छेद 36 से 51 तक मुख्य रूप से भारतीय संविधान के किस भाग में दिया गया है? बताइए। चलिए
क्या होगा साथियों इस क्वेश्चन का बिल्कुल करेक्ट आंसर? यहाँ पर साथियों अगर हम लोग बात करें जो संविधान के अनुच्छेद 36 से लेकर अनुच्छेद 51 है, इसमें ये संविधान के कौन से भाग में दर्शाए गए हैं? तो भाग 4 में दर्शाए गए हैं, ये आपको ध्यान रखना है। और इसमें क्या चीज दर्शाई गई है? तो नीति निर्देशक सिद्धांत दर्शाए गए हैं, ये भी आपको ध्यान रखना है। अगली बात आपको ध्यान रखना है, ये कहाँ से लिए गए हैं? तो नीति निर्देशक सिद्धांत कहाँ से लिए गए हैं? आयरलैंड के संविधान से लिए गए हैं, आप लोग ध्यान रखेंगे। तो जिनका भी आंसर यहाँ पर डी था बिल्कुल करेक्ट था। भारत में विजय दिवस कब मनाया जाता है आपसे पूछा जा रहा है। तो भारत में विजय दिवस साथियों कब मनाया जाता है? 16 दिसंबर को कौन सा दिवस मनाया जाता है? 16 दिसंबर को साथियों विजय दिवस मनाया जाता है, इसलिए आंसर आपका जो है वो ऑप्शन नंबर बी के साथ है। जिनका भी आंसर बी है तो बिल्कुल करेक्ट है। गैलिना इनमें से किस धातु का अयस्क है आपसे पूछा जा रहा है। तो गैलिना जो है साथियों ये शीशे का अयस्क होती है। किसका अयस्क होती है? शीशे का अयस्क होती है, आपको ध्यान रखना है। आंसर आपका ऑप्शन नंबर बी के साथ हो जाता है। उसके बाद देखिए साथियों पूछा जा रहा है कि उत्तर प्रदेश विधान परिषद में कुल कितने सदस्य हैं? तो उत्तर प्रदेश की विधानसभा में कुल कितने सदस्य? साथियों अगर बात करें विधान परिषद की तो उत्तर प्रदेश में विधान परिषद है, कुल मिला के 6 राज्य ऐसे हैं जहां पर विधान परिषद है, ये आपको ध्यान रखना है। वो कौन कौन से साथियों राज्य हैं? तो बिहार है, महाराष्ट्र है, उत्तर प्रदेश है, उसके अलावा आंध्र प्रदेश है, कर्नाटक है, तेलंगाना है, यहाँ पर विधान परिषदें हैं। ठीक है, तो उत्तर प्रदेश में भी विधान परिषद, मैंने आपको बताया उत्तर प्रदेश में विधान परिषद में कुल कितने सदस्य हैं साथियों? तो आपको ध्यान रखना है 100 सदस्य हैं, इसलिए आंसर आपका जिस ऑप्शन के साथ जाएगा वो ऑप्शन है ऑप्शन नंबर ए। उसके बाद देखिए कि गाजर निम्नलिखित पोषक तत्वों में से किसमें संबंध है, यानी कि गाजर में कौन सा विटामिन पाया जाता है? सिंपल सी बात आपसे पूछी जा रही है, बताइए। विटामिन ए, बी, सी, डी कौन सा विटामिन पाया जाता है बताने की कोशिश करेंगे। जल्दी से आपका राइट आंसर यहाँ पर क्या हो सकता है? चलिए, तो आप सभी लोगों को मालूम होना चाहिए कि विटामिन ए पाया जाता है गाजर में, और विटामिन ए कौन से ऑप्शन में है? ऑप्शन नंबर बी में है, इसलिए यही आपका राइट आंसर हो जाता है। अगर विटामिन ए की कमी हो जाती है साथियों किसी बॉडी में तो उसको कई सारे रोगों से जूझना पड़ता है। रतौंधी हो सकती है, उसकी जो ग्रोथ पावर है वो रुक सकती है साथियों, और उसके अलावा एक जीरोपथैल्मिया रोग होता है वो भी हो सकता है। तो इसलिए आप लोग विटामिन ए की प्रचुर मात्रा अपने शरीर में रखिएगा। उसके बाद देखिए कि निम्नलिखित में से जैन धर्म के 23वें तीर्थकर कौन थे आपसे यहाँ पर पूछा जा रहा है। तो जैन धर्म के साथियों 23वें तीर्थकर कौन थे बताइए। अगर पहले तीर्थकर की साथियों बात करते हैं तो कौन थे, एक बार कमेंट सेक्शन में बताएंगे आप सभी लोग। 23वें तीर्थकर कौन थे? पार्श्वनाथ थे, और 24वें तीर्थकर कौन थे? महावीर स्वामी थे। इसलिए आंसर आपका किस ऑप्शन के साथ जाएगा? पार्श्वनाथ के साथ जाएगा, यही 23वें तीर्थकर थे। तो जिन लोगों का भी आंसर यहाँ पर ऑप्शन नंबर सी है तो बिल्कुल करेक्ट है। उसके बाद देखिए अगले नंबर का प्रश्न है कि फ्रीडम इन एक्जाइल नामक पुस्तक के लेखक कौन है बताने की कोशिश कीजिए। तो दलाई लामा है, शेक्सपियर है, रविन्द्रनाथ टैगोर है, या लुई फिशर है। चलिए, तो यहाँ पर साथियों आपको ध्यान रखना है कि फ्रीडम इन एक्जाइल नाम की पुस्तक है, इस पुस्तक के लेखक साथियों दलाई लामा है, इसलिए आंसर आपका अगर है ऑप्शन नंबर ए के साथ तो बिल्कुल करेक्ट है। चलिए, उसके बाद अगर बात करें एक विलियम शेक्सपियर की पुस्तक के बारे में आप लोग ध्यान रखेंगे, द मर्चेंट ऑफ वेनिस है, ये बहुत पूछी जाती है। पोस्ट ऑफिस किसकी है? तो रविन्द्रनाथ टैगोर की है पोस्ट ऑफिस। और गांधी एंड स्टॉलिन किसकी है? तो लुई फिशर की गांधी एंड स्टॉलिन है। ये 4 बुक्स आपको ध्यान रखना है और उनके राइटर आपको ध्यान रखना है। शेरशाह के अंतर्गत तांबे के दाम और चांदी के रुपए की विनिमय दर क्या थी आपसे पूछा जा रहा है। तो क्या थी साथियों? 1:64 या 64:1 इसको हम लोग कह सकते हैं, ये आपको ध्यान रखना है। उसके बाद देखिए अगला प्रश्न है कि तमाशा नृत्य साथियों किस राज्य में किया जाता है? महाराष्ट्र में, गुजरात में, उत्तर प्रदेश में, या आपका राजस्थान में बताइए। देखिए यहाँ पर अगर हम लोग बात करें तमाशा नृत्य की, तो तमाशा नृत्य कहाँ पर किया जाता है? महाराष्ट्र में किया जाता है। महाराष्ट्र की जब भी जिक्र आता है तो मैं आपको बताता हूँ कि मिशन वात्सल्य कहाँ शुरू किया गया था? महाराष्ट्र में। मिशन ऑक्सीजन सेल्फ रिलायंस योजना कहाँ पर शुरू की गई थी? महाराष्ट्र में, ये भी आप लोग ध्यान रखेंगे। चलिए, उसके बाद देखिए 40वें नंबर का प्रश्न आपके स्क्रीन पर है। पूछा जा रहा है कि ब्राजील की राजधानी कौन सी है? तो ब्राजील की राजधानी अल्मारा है, ब्राजीलिया है, नामपेन है, या नैरोली है। तो ब्राजील की राजधानी साथियों क्या है? ब्राजीलिया है, ये आपको ध्यान रखना है। आंसर आपका ऑप्शन नंबर बी के साथ जा रहा है, तो बिल्कुल करेक्ट जा रहा है। उसके बाद देखिए अगले नंबर का प्रश्न आपकी स्क्रीन पर है। भारत रत्न पुरस्कार पाने वाले पहले संगीतकार के बारे में आपसे पूछा जा रहा है। देखिए भारत रत्न पाने वाले पहले खिलाड़ी कौन थे? तो सचिन तेंदुलकर थे, ये आपको ध्यान रखना है।
लेकिन यहाँ पर आपसे जो पूछा जा रहा है वो ये पूछा जा रहा है कि भारत रत्न पुरस्कार पाने वाले पहले संगीतकार कौन थे, तो इनका नाम था साथियों MS सुब्बालक्ष्मी। तो ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसलिए आप लोग यहाँ पर ध्यान रखेंगे इस क्वेश्चन के बारे में। आंसर आपका ऑप्शन नंबर बी के साथ जाएगा। वर्ष 2011 के अनुसार उत्तर प्रदेश में बाल जनसंख्या कुल जनसंख्या का कितना प्रतिशत थी। मान लीजिए अगर कुल जनसंख्या उत्तर प्रदेश में 100% थी तो बाल जनसंख्या कितने प्रतिशत थी, ये आपसे पूछा जा रहा है। तो कितने प्रतिशत थी साथियों बाल जनसंख्या? 15.41% थी, ये आपको ध्यान रखना है। इसलिए आंसर आपका जो जाएगा वो ऑप्शन नंबर ए के साथ जाएगा, और जिनका आंसर यहाँ पर बिल्कुल आंसर ए है तो बिल्कुल करेक्ट है। चलिए उसके बाद देखिए अगले नंबर का प्रश्न है कि सिकंदर ने भारत पर उस समय हमला किया जब मगध पर किसका शासन था। तो सिकंदर ने जब भारत पर हमला किया था तो उस समय मगध पर किसका शासन चल रहा था, ये आपसे पूछा जा रहा है। महापद्म का या घनानंद का, शिशुनाग का या अजातशत्रु का। चलिए तो यहाँ पर साथियों राइट आंसर आपका क्या होगा? 326 ईसा पूर्व। आपको ध्यान रखना है 326 ईसा पूर्व में सिकंदर ने सिंधु नदी को पार किया और भारत पर साथियों आक्रमण किया। उस समय भारत पर साथियों किसका शासन था? घनानंद का शासन था, ये आपको ध्यान रखना है। इसलिए आंसर आपका जो जाएगा वो ऑप्शन नंबर बी के साथ जाएगा। बैंड है यानी कि बैक हैंड शब्द किस खेल से जुड़ा हुआ है, किस खेल में इस्तेमाल किया जाता है बैक हैंड शब्द का? तो बैक यानी कि बैड, तो बैड यानी कि बैडमिंटन। तो ट्रिक से आप लोग याद कर लो, बैक हैंड शब्द साथियों बैडमिंटन में इस्तेमाल किया जाता है। अगर यहाँ पर साथियों हम लोग बात करते हैं बेसबॉल के कई सारे पूछे जाते हैं, तो स्ट्राइक कहाँ पर इस्तेमाल किया जाता है? बेसबॉल में स्ट्राइक शब्द का इस्तेमाल किया जाता है, ये आपको ध्यान रखना है। चलिए अब उसके बाद देखिए कि निम्नलिखित में से कौन सा सुमेलित नहीं है, आपसे पूछा जा रहा है इनमें से कौन सा सुमेलित नहीं है बताने की कोशिश कीजिए। तो यहाँ पर यूनेस्को का मुख्यालय तो पेरिस में स्थित है, यूनिसेफ का मुख्यालय तो न्यूयॉर्क में स्थित है, विश्व वन्य जीव संरक्षण कोष का मुख्यालय स्विट्जरलैंड के ग्लांड में स्थित है, लेकिन गैट का मुख्यालय साथियों लंदन में स्थित नहीं है। तो ये कहाँ पर स्थित है? ये साथियों लंदन में स्थित नहीं है, ये पेरिस में स्थित है। तो आपका आंसर साथियों किसके साथ जाएगा? ऑप्शन नंबर डी के साथ जाएगा, ये आपको ध्यान रखना है। भारतीय संविधान की कौन सी अनुसूची भारत की भाषाओं से संबंधित है बताने की कोशिश कीजिए। 7वीं अनुसूची, 8वीं अनुसूची, 9वीं अनुसूची या 10वीं अनुसूची, बताइए। तो भारतीय संविधान की कौन सी अनुसूची साथियों? 8वीं अनुसूची भारत की भाषाओं से संबंधित है, ये आपको ध्यान रखना है। कौन सी अनुसूची? 8वीं अनुसूची। तो जिनका भी आंसर यहाँ पर है ऑप्शन नंबर बी के साथ तो बिल्कुल करेक्ट है। उसके बाद देख लीजिए कि पेंच राष्ट्रीय उद्यान साथियों कहाँ पर स्थित है, आपसे पूछा जा रहा है, बताइए। यहाँ पर अगर हम लोग साथियों बात करें पेंच राष्ट्रीय उद्यान साथियों कहाँ पर स्थित है बताने की कोशिश कीजिए, आप सभी लोग बताइए। तो मध्य प्रदेश में स्थित है, इसलिए आंसर आपका किस ऑप्शन के साथ जाएगा? मध्य प्रदेश के साथ जाएगा। अगर बात करते हैं मध्य प्रदेश की, तो मध्य प्रदेश के बहुत सारे राष्ट्रीय उद्यान आपसे पूछे जाते हैं। जैसे कि पूछा जाएगा कि बताइए पन्ना राष्ट्रीय उद्यान कहाँ पर है, तो मध्य प्रदेश में है। सतपुड़ा राष्ट्रीय उद्यान कहाँ पर है, तो मध्य प्रदेश में है। कान्हा राष्ट्रीय उद्यान कहाँ पर स्थित है, तो मध्य प्रदेश में है। और एक वन विहार राष्ट्रीय उद्यान भी आपको ध्यान रखना है जो कि मध्य प्रदेश में स्थित है। बांधवगढ़ राष्ट्रीय उद्यान कहाँ पर स्थित है, ये भी आपका मध्य प्रदेश में ही स्थित है। इतनी जानकारी आप लोग ध्यान रखेंगे। उसके बाद देखिए कि उत्तर प्रदेश के किस शहर को पूर्व के मैनचेस्टर के रूप में जाना जाता है, आपसे पूछा जा रहा है। तो उत्तर प्रदेश का लखनऊ, कानपुर, वाराणसी या आगरा, किसको पूर्व का मैनचेस्टर कहा जाता है? तो यूपी में एक शहर है कानपुर। आपको ध्यान रखना ये कानपुर जो है साथियों पूर्व का मैनचेस्टर के रूप में जाना जाता है, इसलिए आंसर आपका ऑप्शन नंबर बी होगा। और एक मोस्ट इंपॉर्टेंट बात आपको ध्यान रखना है क्या, कि उत्तर प्रदेश की औद्योगिक राजधानी अगर आपसे पूछी जाए तो वो भी कानपुर है, ये आप लोग ध्यान रखेंगे। चलिए अगर बात करें साथियों चमड़े की राजधानी क्या है, तो चमड़े की राजधानी भी कानपुर है। उत्तर प्रदेश की औद्योगिक राजधानी भी कानपुर है और कानपुर को ही पूर्व का मैनचेस्टर कहा जाता है। ये 3 गोल्डन पॉइंट आपको ध्यान रखना है। उसके बाद देखिए अगले नंबर का प्रश्न जो कि आपके स्क्रीन पर है। पूछा जा रहा है कि संसद के ऊपरी सदन में राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों द्वारा सीटों के आवंटन से संबंधित कौन सी अनुसूची है? तो कौन सी अनुसूची है साथियों बताने की कोशिश कीजिए। संसद के ऊपरी सदन में राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों द्वारा सीटों का आवंटन 5वीं अनुसूची में किया गया है। तो 5वीं अनुसूची इस क्वेश्चन का बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाता है, यानी कि आंसर आपका ऑप्शन नंबर बी के साथ जाएगा।
उसके बाद देख लीजिए कि संपत्ति का अधिकार क्या है, एक मौलिक अधिकार है, एक प्राकृतिक अधिकार है, या ये एक विधिक अधिकार है। तो संपत्ति का अधिकार साथियों क्या बन चुका है, एक विधिक अधिकार है, इसलिए आंसर आपका किस ऑप्शन के साथ जाएगा, ऑप्शन नंबर सी के साथ जाएगा। और जिनका भी आंसर यहाँ पर ऑप्शन नंबर सी है तो बिल्कुल करेक्ट है। तो ये थे साथियों सामान्य ज्ञान के 50 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आप सभी की परीक्षा के लिए। उम्मीद करता हूँ क्लास आपको पसंद आई होगी। अगर पसंद आई है तो क्लास को लाइक करके क्लास को एक बार शेयर करेंगे, और अगर चैनल पर नए हैं तो चैनल को भी जरूर सब्सक्राइब करके बेल आइकन पर क्लिक करेंगे। तो मिलते हैं हम सभी लोग आने वाली वीडियो में। जय हिंद साथियों। सब्सक्राइब करें गुरुजी वर्ल्ड और बेल आइकन को प्रेस करें सबसे पहले सिलेक्शन के लिए।